आज हम भारत के संविधान के बिल्कुल शुरुआती लेकिन बेहद अहम हिस्से की बात करेंगे। जी। भाग 1 जो बताता है कि भारत क्या है, यानी संघ और उसका राज्य क्षेत्र। बिल्कुल, भारत की पहचान, उसकी संरचना का आधार। हाँ, और इसके लिए हम एम लक्ष्मीकांत की किताब इंडियन पॉलिटी के कुछ अंशों को आधार बना रहे हैं। समझना ये है कि भारत को राज्यों का संघ क्यों कहते हैं, संसद राज्यों की सीमाएं कैसे बदल सकती है और आजादी से अब तक भारत का राजनीतिक नक्शा कैसे बदला है। सही। तो चलिए शुरू करते हैं ये संवैधानिक कहानी की परतें खोलना। बिल्कुल, और ये सिर्फ एक संवैधानिक कहानी नहीं, ये भारत की एकता और अखंडता की कहानी भी है। कैसे संविधान निर्माताओं ने इसे गढ़ा और समय के साथ ये कैसे विकसित हुआ। तो सबसे पहले पहला ही आर्टिकल 1, इसमें लिखा है इंडिया दैट इज भारत शाल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। जी। यहाँ राज्यों का संघ यूनियन ऑफ स्टेट्स पर जोर है, राज्यों का परिसंघ फेडरेशन ऑफ स्टेट्स नहीं कहा गया। क्या ये सिर्फ शब्द है या कोई खास मतलब है इसका? नहीं, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये बहुत सोचा समझा निर्णय था। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा में इसके 2 मुख्य कारण बताए थे। अच्छा, क्या थे वो कारण? पहला कि भारत का संघ अमेरिका की तरह राज्यों के बीच किसी समझौते या करार का नतीजा नहीं है। मतलब राज्य अपनी मर्जी से साथ नहीं आए। हाँ, कह सकते हैं। यहाँ देश पहले है, जिसे प्रशासनिक सुविधा के लिए राज्यों में बांटा गया है। राज्य संघ ने नहीं बनाए, बल्कि संघ ने राज्यों को व्यवस्थित किया एक तरह से। और दूसरा कारण? वो शायद ज्यादा महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। दूसरा कारण ये कि किसी भी राज्य को इस संघ से अलग होने का अधिकार कतई नहीं है। संघ अविभाज्य है, टूट नहीं सकता। अच्छा, इसीलिए भारत की अखंडता पर इतना जोर दिया जाता है। जी हाँ, देश एक है, राज्य उसकी इकाइयां मात्र हैं। ये भारत को एक मजबूत केंद्र वाला ढांचा देता है। इसी से जुड़ी एक बात कही जाती है, विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। इसका क्या मतलब हुआ? हाँ, ये विरोधाभासी लगता है, पर इसका मतलब बहुत साफ है। अविनाशी संघ मतलब भारत एक राष्ट्र के तौर पर हमेशा रहेगा, इसे तोड़ा नहीं जा सकता। और विनाशी राज्य? विनाशी राज्य का मतलब है कि संसद, जैसा हम अनुच्छेद 3 में देखेंगे, राज्यों का भूगोल बदल सकती है। भूगोल मतलब उनकी सीमाएं, उनका क्षेत्रफल घटाना बढ़ाना, उनके नाम बदलना, यहाँ तक कि किसी राज्य को खत्म करके किसी और में मिला देना या यूटी बना देना। बाप रे! मतलब राज्यों का अस्तित्व स्थायी नहीं है। संवैधानिक रूप से नहीं, संसद उन्हें बदल सकती है, संघ स्थायी है, राज्य नहीं। ये अमेरिकी मॉडल से बिल्कुल अलग है। हाँ, वहां तो राज्यों की भी अपनी एक मजबूत पहचान है। अच्छा, अनुच्छेद 1 में एक और टर्म है, भारत का राज्य क्षेत्र, टेरिटरी ऑफ इंडिया। ये भारत का संघ यूनियन ऑफ इंडिया से अलग कैसे है? हाँ, थोड़ा बारीक अंतर है, पर महत्वपूर्ण है। भारत का संघ में सिर्फ राज्य आते हैं, जो फेडरल सिस्टम के हिस्से हैं। ठीक। लेकिन भारत का राज्य क्षेत्र ज्यादा व्यापक है। इसमें राज्य तो हैं ही, साथ में सभी संघ राज्य क्षेत्र यानी यूनियन टेरिटरीज भी हैं। जैसे दिल्ली, चंडीगढ़। हाँ, और अंडमान निकोबार वगैरह, और वो क्षेत्र भी जो भारत भविष्य में शायद कभी अधिग्रहित करे। अच्छा, तो इसमें वो इलाके भी शामिल हैं जो सीधे केंद्र के नियंत्रण में हैं? बिल्कुल। चलिए, ये तो हुई भारत की परिभाषा। अब उस शक्ति पर आते हैं जो इस नक्शे को बदल सकती है, संसद की शक्ति। अनुच्छेद 2 और 3। जी, अनुच्छेद 2 संसद को शक्ति देता है नए राज्यों को भारत संघ में शामिल करने की, एडमिशन, या नए राज्यों की स्थापना करने की, एस्टैब्लिशमेंट। नए राज्य मतलब जो पहले से भारत का हिस्सा नहीं थे? हाँ, बिल्कुल। जैसे मान लीजिए कोई बाहरी क्षेत्र भारत में शामिल हो या कोई नया द्वीप समूह मिले। सिक्किम का उदाहरण ले सकते हैं, जिसे बाद में शामिल किया गया। ये तो हुई बाहर से जोड़ने की बात। जी। लेकिन जो राज्य पहले से हैं, उनके अंदर फेरबदल कैसे होगा? वो अनुच्छेद 3 में है। बिल्कुल, अनुच्छेद 3 मौजूदा राज्यों के पुनर्गठन से जुड़ा है और ये संसद को बहुत व्यापक शक्तियां देता है। कितनी व्यापक? क्या क्या कर सकती है संसद? संसद एक साधारण कानून से, मतलब सिंपल मेजॉरिटी से। अच्छा, सिर्फ साधारण बहुमत से? हाँ, संसद किसी राज्य से उसका क्षेत्र अलग कर सकती है, या 2 या ज्यादा राज्यों को या उनके हिस्सों को मिलाकर नया राज्य बना सकती है। जैसे तेलंगाना बना आंध्र प्रदेश से अलग होकर। बिल्कुल, संसद किसी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ा सकती है, घटा सकती है, उसकी सीमाएं बदल सकती है, और यहाँ तक कि उसका नाम भी बदल सकती है। नाम भी? जैसे उड़ीसा का ओडिशा हुआ,
या उत्तरांचल का उत्तराखंड। जी हाँ। तो संक्षेप में संसद भारत का राजनीतिक नक्शा अपनी जरूरत और समझ के हिसाब से दोबारा खींच सकती है। ये तो वाकई बहुत बड़ी शक्ति है, लेकिन क्या इसकी कोई प्रक्रिया है या संसद जब चाहे जैसे चाहे कर सकती है? नहीं, एक प्रक्रिया है, पर वो प्रक्रिया भी केंद्र की शक्ति ही दिखाती है। ऐसा कोई भी बिल लाने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश जरूरी है। ठीक है, राष्ट्रपति की सिफारिश। और राष्ट्रपति इस बिल को संबंधित राज्यों या राज्यों के विधानमंडल के पास भेजते हैं उनकी राय जानने के लिए, एक तय समय सीमा के अंदर। तो राज्य की राय मायने रखती है। यहीं पर वो विनाशी राज्य वाली बात आती है। राष्ट्रपति या संसद राज्य विधानमंडल की राय मानने के लिए बाध्य नहीं है। क्या बाध्य नहीं है? जी नहीं, वो राय को स्वीकार करें या ना करें इससे फर्क नहीं पड़ता। चाहे राय समय पर आए या ना आए या राज्य विरोध में हो, संसद अपने हिसाब से आगे बढ़ सकती है। तो राज्य का मत सिर्फ एक औपचारिकता हुई? संवैधानिक प्रक्रिया का हिस्सा है, पर बाध्यकारी नहीं। अंतिम फैसला संसद का ही होता है। यही दिखाता है कि भारत में संघ कितना शक्तिशाली है राज्यों की तुलना में। और अनुच्छेद 4 क्या कहता है? आपने कहा कि ये सब साधारण बहुमत से होता है, संविधान संशोधन नहीं माना जाता। हाँ, अनुच्छेद 4 यही साफ करता है। अनुच्छेद 2 या 3 के तहत जो भी कानून बनेंगे, नए राज्य बनाना या पुराने को बदलना, उन्हें अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। इसका मतलब इसके लिए संसद के विशेष बहुमत, 2/3 उपस्थिति और मतदान की जरूरत नहीं है। सिर्फ साधारण बहुमत, उपस्थित और मतदान करने वालों का 50% से ज्यादा काफी है। इससे तो राज्यों का पुनर्गठन काफी आसान हो जाता है। बिल्कुल, संवैधानिक प्रक्रिया आसान रखी गई है। ये तो हुई राज्यों को बनाने बिगाड़ने की बात, पर क्या संसद भारत की जमीन किसी और देश को दे सकती है? अनुच्छेद 3 में तो क्षेत्रफल घटाने की बात थी। ये बहुत पेचीदा सवाल उठा था 1960 में बेरूबारी यूनियन मामले में। आहा, मैंने सुना है इसके बारे में। पश्चिम बंगाल का कोई क्षेत्र था जी। भारत पाकिस्तान समझौते के तहत बेरूबारी यूनियन का एक हिस्सा पाकिस्तान को देना था। मामला सुप्रीम कोर्ट गया। तो कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 3 संसद को किसी राज्य का क्षेत्र घटाने की शक्ति देता है, लेकिन अपना क्षेत्र किसी विदेशी देश को सौंपने की शक्ति नहीं देता। वो संप्रभुता का मामला है। अच्छा, तो फिर वो क्षेत्र कैसे दिया गया? कोर्ट ने कहा कि ऐसा करने के लिए अनुच्छेद 368 के तहत बाकायदा संविधान में संशोधन करना होगा। तो संशोधन हुआ? जी हाँ, सरकार ने 19 संविधान संशोधन अधिनियम 1960 पास किया और तब जाकर वो क्षेत्र पाकिस्तान, जो बाद में बांग्लादेश बना, को सौंपा गया। लेकिन इसमें एक और नुक्ता है। 1969 में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर मामला सिर्फ सीमा विवाद सुलझाने का है, मतलब बाउंड्री एडजस्टमेंट का, जिसमें कोई भारतीय क्षेत्र दिया नहीं जा रहा, तो संशोधन जरूरी नहीं। मतलब सिर्फ लाइन ठीक करनी है तो ठीक है, पर जमीन देनी है तो संशोधन चाहिए। हाँ, मोटी बात यही है। सीमा विवाद का निपटारा कार्यपालिका यानी सरकार खुद कर सकती है। हाल ही में जो बांग्लादेश के साथ एन्क्लेव्स का आदान प्रदान हुआ, वो इसी श्रेणी में आएगा। वो तो जमीन का लेन देन था। बिल्कुल, वो बहुत बड़ा और ऐतिहासिक कदम था। दशकों पुरानी समस्या थी ये एन्क्लेव्स की, मतलब एक देश की जमीन जो पूरी तरह दूसरे देश के अंदर थी। हाँ, बहुत जटिल स्थिति थी। उसे सुलझाने के लिए 2015 में 100वां संविधान संशोधन अधिनियम पास करना पड़ा, क्योंकि इसमें भारत ने अपने 111 एन्क्लेव बांग्लादेश को दिए और बांग्लादेश ने 51 भारत को। ये क्षेत्र का हस्तांतरण था, इसलिए संशोधन जरूरी था। समझ गई। इसकी जड़ें तो आजादी के समय तक जाती हैं, है ना? रैडक्लिफ अवार्ड और नेहरू नून समझौता वगैरह। जी बिल्कुल, काफी लंबा इतिहास है इसका। तो ये तो हुए संवैधानिक प्रावधान। अब जरा देखते हैं कि आजादी के बाद इन शक्तियों का इस्तेमाल हुआ कैसे, भारत का नक्शा बदला कैसे। 1947 में क्या स्थिति थी? 1947 में भारत में 2 तरह की राजनीतिक इकाइयां थीं। एक तो ब्रिटिश भारतीय प्रांत, जिन पर सीधा अंग्रेजों का शासन था, और दूसरी थी देसी रियासतें। लगभग 550 से ज्यादा राजा महाराजा थे वहां, पर वो भी ब्रिटिश क्राउन के अधीन थे। आजादी के वक्त इन रियासतों के पास क्या विकल्प थे? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने उन्हें 3 विकल्प दिए: भारत में शामिल हों, पाकिस्तान में शामिल हों या स्वतंत्र रहें। स्वतंत्र रहें, ये तो भारत की एकता के लिए बहुत बड़ा खतरा था। बिल्कुल, बहुत बड़ी चुनौती थी। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में रियासतों के एकीकरण का काम हुआ। हाँ, उनका योगदान तो अविस्मरणीय है। उन्हीं की दूरदर्शिता और दृढ़ इच्छा शक्ति से भारत की भौगोलिक सीमा के अंदर की 552 रियासतों में से 549 स्वेच्छा से भारत में शामिल हो गईं। और बाकी 3? जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर। हाँ,
उन्होंने शुरू में आनाकानी की। जूनागढ़ में जनमत संग्रह कराया गया जो भारत के पक्ष में गया। हैदराबाद में पुलिस कार्रवाई करनी पड़ी जिसे ऑपरेशन पोलो कहते हैं। और कश्मीर? कश्मीर के महाराजा ने विलय पत्र इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन पर हस्ताक्षर किए जब कबायली हमला हुआ और इस तरह कश्मीर भारत का हिस्सा बना। तो इस तरह भारत का एक राजनीतिक रूप बना। जब 1950 में संविधान लागू हुआ तब राज्यों का क्या स्वरूप था? क्या आज जैसे राज्य थे? नहीं, तब व्यवस्था अलग थी। राज्यों को 4 श्रेणियों में बांटा गया था। भाग क, ख, ग और घ। ख, ख, ग, घ ये कैसा वर्गीकरण था? ये ब्रिटिश शासन की विरासत थी। भाग क में पूर्व ब्रिटिश गवर्नर वाले प्रांत थे। भाग ख में बड़ी रियासतें थीं जहां शाही शासन था। भाग ग में छोटी रियासतें और चीफ कमिश्नर वाले प्रांत थे। और भाग घ में सिर्फ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह था। ये तो काफी जटिल लगता है। हाँ, ये अस्थायी व्यवस्था थी और ज्यादा चली नहीं। जल्द ही भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग उठने लगी, खासकर दक्षिण भारत से, है ना? जी। ये मांग वैसे तो आजादी से पहले भी थी, पर अब जोर पकड़ गई। लोगों को लगा कि उनकी भाषा और संस्कृति की पहचान के लिए अलग राज्य जरूरी हैं। लेकिन सरकार शुरू में इसके पक्ष में नहीं थी। हाँ, सरकार, खासकर नेहरू जी को डर था कि इससे देश की एकता कमजोर हो सकती है। 1948 में धर आयोग बना, फिर 1949 में JVP समिति बनी, जिसमें नेहरू, पटेल और पट्टाभी सीतारमैया थे। उन्होंने क्या कहा? दोनों ने ही भाषा को मुख्य आधार बनाने से इनकार कर दिया और कहा कि प्रशासनिक सुविधा ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन फिर भी भाषा के आधार पर पहला राज्य बना आंध्र प्रदेश। वो कैसे हुआ? मद्रास प्रांत में तेलुगु भाषी लोग अलग राज्य के लिए बहुत आंदोलन कर रहे थे। पोट्टी श्रीरामलू नाम के एक नेता ने आमरण अनशन शुरू किया। आमरण अनशन? हाँ, और 56 दिनों के बाद उनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद तो पूरे तेलुगु भाषी इलाके में हिंसा भड़क गई। ओहो। सरकार पर भारी दबाव आ गया और आखिरकार अक्टूबर 1953 में मद्रास से तेलुगु भाषी क्षेत्रों को अलग करके पहला भाषाई राज्य आंध्र प्रदेश बनाना पड़ा। इसके बनने से तो बाकी मांगों को और बल मिला होगा। जाहिर सी बात है, अब पूरे देश में अलग अलग भाषाई समूह अपने राज्य की मांग करने लगे। तब सरकार को लगा कि इस मुद्दे पर एक व्यापक और व्यवस्थित तरीके से सोचने की जरूरत है। और इसीलिए राज्य पुनर्गठन आयोग बना, फजल अली आयोग। बिल्कुल। दिसंबर 1953 में जस्टिस फजल अली की अध्यक्षता में 3 सदस्यों का आयोग बना। KM पनिक्कर और HN कुंजरू इसके अन्य सदस्य थे। इस आयोग ने क्या सिफारिशें दी? क्या इसने मान लिया कि भाषाई आधार होना चाहिए? आयोग ने 1955 में रिपोर्ट दी। उसने माना कि हाँ, भाषा पुनर्गठन का एक महत्वपूर्ण आधार है, लेकिन एक भाषा एक राज्य के सिद्धांत को खारिज कर दिया। अच्छा, मतलब सिर्फ भाषा ही नहीं? नहीं, आयोग ने कहा कि सिर्फ भाषा के आधार पर राज्य बनाना ठीक नहीं होगा। राष्ट्रीय एकता सबसे जरूरी है। साथ ही प्रशासनिक और वित्तीय स्थिति, आर्थिक विकास और लोगों का कल्याण भी देखना होगा। तो किन बातों पर जोर दिया आयोग ने? उन्होंने 4 प्रमुख बातें कहीं। 1, देश की एकता और सुरक्षा बनी रहे। 2, भाषाई और सांस्कृतिक एकरूपता हो। 3, राज्य आर्थिक और प्रशासनिक रूप से व्यवहार्य हों। 4, राज्य और राष्ट्र के लोगों के कल्याण की योजनाएं बन सकें। और आयोग ने ये भी सिफारिश की कि वो जो पुरानी क, ख, ग, घ वाली श्रेणियां थीं, उन्हें खत्म कर दिया जाए। हाँ, वो जटिल व्यवस्था, और उनकी जगह 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाएं। 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश। तो क्या सरकार ने ये सब मान लिया? ज्यादातर बातें मान ली, पर कुछ बदलावों के साथ। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पास हुआ और साथ में 7वां संविधान संशोधन भी किया गया। और इसके नतीजे में क्या हुआ? वो क, ख, ग, घ की श्रेणियां खत्म हो गईं और 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। ये भारत के नक्शे का एक बड़ा पुनर्गठन था। हाँ, बहुत बड़ा। इसी समय केरल बना, जब त्रावणकोर को चीन को मद्रास के मालाबार जिले से मिलाया गया। मध्य प्रदेश भी बड़ा हुआ है शायद। हाँ, हैदराबाद राज्य के तेलुगु भाषी इलाके आंध्र राज्य में मिलाकर आंध्र प्रदेश बनाया गया। उसके मराठी भाषी इलाके बॉम्बे राज्य में गए और कन्नड़ भाषी मैसूर, कर्नाटक में। ऐसे कई बड़े बदलाव हुए। तो आज की इस पूरी चर्चा से ये बात तो एकदम साफ हो गई कि भारत का संविधान देश को एक राज्यों का संघ बनाता है, जहां संघ मजबूत है, अविनाशी है। जी। लेकिन राज्य उतने मजबूत नहीं है। उनकी सीमाएं, नाम, यहाँ तक कि अस्तित्व भी संसद बदल सकती है। अनुच्छेद 3 ये असाधारण शक्ति देता है। बिल्कुल। और हमने देखा कि आजादी के बाद कैसे इस शक्ति का इस्तेमाल हुआ।
पहले रियासतों को जोड़ने में, फिर भाषा और प्रशासन के आधार पर राज्यों को फिर से बनाने में। ये दिखाता है कि भारत का संघीय ढांचा जरूरत के हिसाब से कितना लचीला रहा है। हाँ, ये इसकी खासियत है। ये अलग-अलग क्षेत्रीय आकांक्षाओं और प्रशासनिक जरूरतों को अपने में समाहित करता रहा है। वाकई, ये भारतीय लोकतंत्र की एक अनोखी यात्रा है, एकता और विविधता को एक साथ साधने की। बिल्कुल। और इसी नोट पर एक सवाल शायद सोचने के लिए छोड़ा जा सकता है। हाँ, जरूर। हमने देखा कि पुनर्गठन का आधार पहले भाषा प्रशासन रहे, संसद के पास शक्ति आज भी वही है। भविष्य में क्या लगता है, किन नए आधारों पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग उठ सकती है या जरूरत महसूस हो सकती है? अच्छा सवाल है। क्या वो आधार आर्थिक विकास की असमानता हो सकता है, या बेहतर गवर्नेंस की मांग, जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियां, या कुछ और? इस पर विचार करना दिलचस्प होगा कि भारत का राजनीतिक नक्शा भविष्य में और कैसे बदल सकता है। बिल्कुल, ये सोचने वाली बात है।